सुनो, आज शाम को जल्दी आ जाना। अनु स्वर में मिठास घोलकर ऑफिस के लिए तैयार होते कुणाल से बोली। क्यों, रोज ही तो समय से आता हूँ, आज क्या खास बात है? अरे भूल गए क्या? 1 महीने से बता रही हूँ और कल भी याद दिलाया था। आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। शाम को बाहर खाना खाने चलेंगे। ये देखो, मेरी मेहंदी भी कितनी खिली है। सब कह रही थी कि सबसे ज़्यादा मेहंदी अनु की खिली है। इसका पति इसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। पता है, पूजा और नीरा के पति भी उपवास रख रहे हैं पत्नियों की लंबी उम्र के लिए। कुणाल झुंझुला कर बोला, उफ, तुम्हारे इन बकवास उपवासों से किसी की उम्र बढ़ती है क्या? कभी तीज व्रत, कभी वट सावित्री व्रत, कभी करवा चौथ व्रत, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, सावन के सोमवार और भी ना जाने क्या क्या। तुमने पढ़ लिख कर भी अपनी आधी जिंदगी भूखे रहकर गुजार दी और मुझसे भी यही उम्मीद करती हो। मुझे नौकरी नहीं करनी है क्या? नाश्ता लगाओ, मुझे देर हो रही है। कुणाल की झिड़की खाकर अन्नू टूटा दिल लिए नाश्ता लगाने चली गई। नाश्ता करके कुणाल ऑफिस के लिए निकल गया, पर अनु का मन खिन्न हो गया। आज कुणाल अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाने की सोच रहा था, पर जब अन्नू ने करवा चौथ की याद दिलाई तो वह मन ही मन चिढ़ गया। उच्च शिक्षित होने के बावजूद पता नहीं अन्नू इतने रीति रिवाजों, व्रत उपवासों, पूजा पाठ में क्यों डूबी रहती है। वह इन बातों से जितना दूर भागता है, अनु उतनी ही इनमें उलझी रहती है। उसकी बातें भी हर समय वैसी ही होती हैं। 10 साल होने वाले हैं उनके विवाह को, पर अन्नू के पूरे साल व्रत त्योहार चलते रहते हैं। कुणाल सोचता, खूब फुर्सत है अनु को। अगर कहीं नौकरी कर रही होती तो क्या इतनी फुर्सत मिल जाती? बच्चों को पढ़ाने के लिए फुर्सत मिले ना मिले, लेकिन इन सब बातों के लिए उसे खूब फुर्सत रहती है। इसी उधेड़-बुन में कुणाल ऑफिस पहुंच गया। उसके ऑफिस में कुछ ही महीने पहले आई उसकी सहकर्मी सिमरन उसे लिफ्ट में ही मिल गई। उसे देखकर ना जाने क्यों उसका दिल हमेशा बल्लियों उछल जाता। एक बच्चे की माँ सिमरन आधुनिक ख्यालों वाली स्मार्ट महिला थी, जो उसके खुद के विचारों के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। मगर आज उसे 16 श्रृंगार में देखकर वह दुविधा में पड़ गया। क्या बात है, आज क्या तुम्हारी शादी की सालगिरह है? कुणाल ने पूछा। नहीं भाई, आज तो करवा चौथ है, सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। क्यों, तुम्हारी पत्नी ने नहीं रखा व्रत? रखा है, पर क्या तुम भी? अरे भाई, मैं भी क्या, मेरे घर में सब इतना मानने वाले हैं कि पूछो मत। फिर पति मेरे प्रेम को ही इन्हीं सब बातों से आंकते हैं, इसीलिए मैं भी रख लेती हूँ। बेकार का झंझट खड़ा करने का क्या फ़ायदा, मैं भी सच धज लेती हूँ। शाम को कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिल जाता है, बुरा क्या है? वह मुस्कुराई। जवाब में कुणाल भी मुस्कुरा दिया। अपने गिफ्ट देने की बात भी याद आ गई। कब खरीदेगा गिफ्ट? लिफाफा ही दे देगा। उफ, ये बीबियाँ। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया और दोनों बाहर निकल गए। ऑफिस में दूसरी भी कई महिलाएं कुछ कम या ज़्यादा सज धज कर ही आई थी। पति तो आज बलि के बकरे थे, कुछ खुशी से हलाल होने वाले थे तो कुछ मजबूरी में। सोच कर कुणाल मुस्कुराया और फिर सोच ही सोच में अपनी पॉकेट को तौला। एक सूट या साड़ी के पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे, वरना पड़ोसियों के सामने अनु के पति प्रेम की व्याख्या फीकी पड़ जाएगी। लंच पर सिमरन सामने बैठी थी। मुझे तो आज पानी भी नहीं पीना है, शाम तक तो निढाल हो जाऊंगी। कुणाल को खाते देखकर उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तो चाय बिस्कुट खा लो, ये कोई खाना थोड़े ही है। कुणाल हंसता हुआ बोला। वैसे भी मैं तुम्हारे पति को बताने वाला नहीं हूँ। सिमरन ठहाका मारकर हंस पड़ी। मेरे पति की उम्र कम हो जाएगी और मेरी सास को पता चल गया तो साथ में बिना बात मेरी भी। तुम्हारी पत्नी पीछे से कुछ खा ले तो तुम्हारी भी खैर नहीं। वहाँ से कोई खतरा नहीं मैडम, जबरदस्ती भी खिला दूँ तो उल्टी कर देगी। इस जन्म में छोड़ने वाली नहीं है मुझे। कुणाल ने भी ठहाका लगाया। कुणाल उस दिन घर पहुंचा। रास्ते से एक लिफाफा खरीद कर मन मार कर उसमें रुपए रखे। बेमौसम बजट बिगड़ रहा था। अभी तो डिनर पर भी जाना है, पर अनु के दिन भर भूखे रहने का
मेहनताना तो देना ही था। आज तो घंटी बजाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अनु इंतजार में पलक पावड़े बिछाए दरवाजे पर खड़ी थी। कितनी देर कर दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। कुणाल ने घड़ी देखी। देर कहाँ, रोज वाले टाइम से ही तो आया हूँ, कहकर वो अंदर चला गया। अनु पीछे पीछे आ गई। मैं कैसी लग रही हूँ? उसने ध्यान से अनु की तरफ देखा। शादी वाली लाल साड़ी, गहने, पूरा मेकअप, हाथों में मेहंदी, लेकिन चेहरे पर भूख व थकान के मारे हवाइयाँ उड़ी थी। हाँ, ठीक लग रही हो, वह लापरवाही से बोला। बस ठीक लग रही हूँ, ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवा कर आई हूँ। मेहंदी लगवाने में भी इतना खर्च किया, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, और तुम हो कि। वह रुआंसी हो गई। ये भी एक एहसान था कुणाल पर। खर्च की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। ये खर्चा भी बाकी खर्चे में जोड़ लिया। तो किसने कहा था ये सब करने को? मुझे तो तुम वैसे ही अच्छी लगती हो। यह सुनते ही अनु का मूड ठीक हो गया। सच? वो पास आ गई। हाँ, पर मुझे भूख लग रही है, प्लीज चाय बना दो और कुछ खाने को भी दे दो। वह थोड़ा पीछे हटते हुए बोला। भूख तो मुझे भी लग रही है, पर यह चांद अभी तक नहीं निकला। अनु बड़बड़ाई। हाँ, ये तो गलती है चांद की। कम से कम आज के दिन तो जल्दी निकलना चाहिए था। उसे पता नहीं कि पृथ्वी पर महिलाएं आज के दिन ही तो उसकी बाट सबसे अधिक जोहती हैं। कुणाल ने गंभीरता से उसकी बात का समर्थन किया। अनु फिर से उखड़ गई। वह किचन में चाय बनाने चली गई। कुणाल को अफसोस हुआ कि वो चुप नहीं रह पाता है। अनु के इन विश्वासों पर व्यंग्य किए बिना जैसे उसका खाना ही नहीं पचता। उसका मूड ठीक करने के लिए उसने जेब से लिफाफा निकाला और उसे देने चला गया। काफ़ी इंतजार के बाद चांद निकला और अनु ने छलनी से चांद व अपने पिया को निहारा, पैर छुए। कुणाल ने पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। बच्चे वीडियो बनाने में मस्त थे। कुणाल को लग रहा था वो किसी शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग कर रहा है। उधर सिमरन जब घर पहुंची तो उसका पति प्रतीक उससे पहले ही घर पहुंच गया था। प्रतीक वहीं सोफे पर बैठा रहा। सिमरन की सास अपनी कुसंस्कारी बहू को घृणा से देख रही थी, जिसे अपने सुहाग की लंबी उम्र की जरा भी चिंता नहीं थी। अब जब सुबह से भूखी रह ही गई हूँ तो शेष औपचारिकताएं भी निभा ही लेती हूँ, सोच कपड़े बदलकर सिमरन बाहर आ गई। उसे देख सास ने मुंह बिचका लिया। एक दिन भी ठीक से तैयार नहीं हो सकती, कुछ अच्छा सा पहन लेती। प्रतीक उसका मूड ठीक देखकर बोला। ठीक मतलब? अच्छा ही तो पहना है प्रतीक। अभी ऑफिस से थक कर आई हूँ। सुबह भी तुम्हारी जिद से कार्टून बनकर गई थी। मुझे नहीं पसंद यह चमक दमक। क्या यही पहनकर बताना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? सिमरन का मूड फिर से उखड़ने लगा। सिमरन ने अपनी थाली उठाई और सब छत पर चले गए। कुणाल की पत्नी अनु व सिमरन का पति प्रतीक दोनों रीति रिवाजों के प्रति कट्टर, व्रत उपवास कर्मकांड को मानने वाले, और कुणाल व सिमरन ठीक उसके विपरीत। फलस्वरूप सिमरन व कुणाल दोनों अपने अपने जीवन साथी की भड़ास एक दूसरे के सामने निकाल लेते। समान विचारधारा और एक दूसरे से अपने दिल की बात करने की स्वतंत्रता होने का भरोसा उन्हें एक दूसरे के मन में गहरे बैठा रहा था। अब दोनों का काफ़ी समय साथ बीतने लगा। दोनों ने अपने अपने घर में शिकायतें करना लगभग बंद कर दिया। उनकी मानसिक, भावनात्मक, वैचारिक ज़रूरतें पूरी हो रही थी। उधर दोनों के साथी समझ रहे थे कि उन्होंने दोनों को सुधार दिया। अनु कुणाल में आए परिवर्तन को पचा ही नहीं पा रही थी। कुणाल अब उसकी बात मानकर आराम से जान छुड़ा लेता। वह पारंपरिक भारतीय स्त्री की तरह अपनी मान्यताओं व विश्वासों में उलझी साल भर में आने वाले अपने तमाम रिचुअल्स में डूबी रहती। और कुणाल के लिए ये और भी अच्छा हो गया था कि अनु अपने आप में मस्त रहे और उससे अधिक पूछताछ ना करे। उसे भी वह जो कुछ करने को कहती वह चुपचाप कर देता। सिमरन और कुणाल का अब ये हाल हो गया था कि वे अब एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। ऑफिस के बाद भी अक्सर दोनों मिलना चाहते। इसके लिए दोनों ने अच्छा हल यह निकाला कि दोनों परिवारों की मित्रता करा दी जाए और इस तरह
एक दूसरे के घर में उनका आना जाना शुरू हो गया। अनु और प्रतीक जहां हमेशा अपनी सात्विक चर्चा में लीन रहते, कुणाल व सिमरन की नज़रें उनसे बचकर अपने जादुई संसार की संरचना को अलग ही आकार देती रहती। कहा जाता है कि इश्क व जंग में सब जायज़ है, पर जब पानी सिर से गुजरने लगता है तो कहा यह भी जाता है कि इश्क व मुस्क छिपाए नहीं छिपता। अनु का माथा ठनका। आखिर स्त्री की छठी इंद्री ऐसी शक्ति है जो उस पर पड़ी पर पुरुष की निगाह की भाषा भी पढ़ लेती है और अपने पति की पर स्त्री की तरफ पड़ी निगाहों की भाषा भी। सिमरन व कुणाल का नैन मटक्का उसकी निगाह में धीरे धीरे खटकने लगा, पर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उधर प्रतीक को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह तो सोचता था कि सिमरन उसे कितना प्यार करती है। सास भी अब कुछ खुश रहने लगी थी। साल भर बीतते बीतते करवा चौथ फिर से आ गई। अनु बहुत खुश थी, मगर कुणाल व सिमरन मन ही मन चिड़चिड़ा रहे थे। उनकी बेचैनी व दिल्लगी अब सीमा पार करने लगी थी। एक दूसरे के बिना अब जिंदगी बेनूर लग रही थी। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर दोनों ने अब अपना रिश्ता जग जाहिर करने की ठान ली। समाज व परिवार को ठोकर मारते हुए दोनों ने करवा चौथ वाले दिन ऑफिस से ही भाग जाने की योजना बना ली। करवा चौथ वाले दिन दोनों घरों के लोगों में उत्साह का माहौल था, पर सुबह ऑफिस गए सिमरन व कुणाल रात तक घर ही नहीं पहुँचे। चांद निकल कर चमक कर पूजा करवा कर सुस्ताने भी लगा, पर सिमरन व कुणाल नदारद थे। अनु का मेकअप मलिन पड़ गया और प्रतीक का इंतजार भी फीका पड़ गया। दोनों अपने फ़ोन घर पर छोड़ गए थे और मज़े की बात यह थी कि कुणाल ये कहकर कि कार में कुछ खराबी आ रही है, कार ना ले जाकर टैक्सी से ऑफिस चला गया। इसलिए सबका इंतजार गहराती रात के साथ चिंता में बदलने लगा। आखिर चिंतित होकर अनु के पापा व प्रतीक की मां ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। हालांकि अनु का पता नहीं क्यों माथा ठनक रहा था। उधर प्रेम रोग से ग्रस्त दोनों प्रेमी युगल लैपटॉप बैग में 2-4 कपड़े व जरूरी सामान डालकर ऑफिस से हाफ डे करके घर से भागकर तो आ गए थे, पर शहर के आखिरी कोने में स्थित होटल के कमरे में तब से सिर झुकाए बैठे दोनों विचारों में गुम थे कि अच्छा किया या बुरा। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक चलते हुए प्रेम की पींगे बढ़ा लेना अलग बात है, पर इस तरह परिवार व बच्चे छोड़कर प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग जाना सरल नहीं है। दोनों को प्यार पर अब नैतिकता भारी पड़ती महसूस हो रही थी। सामाजिक पारिवारिक मान मर्यादा को ठोकर मारना इतना भी आसान नहीं लग रहा था। अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। भावावेश में लिए गए इस निर्णय से भविष्य में आने वाली कठिनाइयों से निपटना दुष्कर कार्य था। यह कोई 3 घंटे की फिल्म नहीं थी। दोनों की नौकरी थी, कई साल की शादियां थी, बच्चे थे। बिना तलाक के वे शादी नहीं कर सकते, और तलाक लेना क्या इतना आसान है? सालों खप जाएंगे, ऊपर से बच्चों का क्या भविष्य होगा, यह भी चिंता थी। कुणाल ऊहापोह में था। सिमरन की भी कमोवेश यही दशा थी। एक दूसरे का साथ पाने का ख्याली तिलिस्म भी फीका पड़ गया था। उधर पुलिस में रिपोर्ट हो जाने पर पुलिस छानबीन में लग गई। फोन क्योंकि दोनों घर छोड़ गए थे, इसलिए उनकी लोकेशन ढूंढना आसान नहीं था। ऑफिस कर्मियों से भी कुछ पता नहीं चला। ऑफिस में भी सब कुछ सामान्य रहा और दोनों हाफ डे करके अपने अपने घर निकल गए। हाँ, कुणाल आज कार छोड़कर टैक्सी से ऑफिस ये कहकर गया कि उसे बॉस के साथ किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। सिमरन तो वैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आती जाती थी। पुलिस ने भी कुछ घंटे इधर उधर माथापच्ची की, हवा में तीर चलाए, सारे अस्पताल सड़कें भी छान मारी। कुछ क्षेत्रों के थानों में भी फ़ोन किया कि कहीं कोई दुर्घटना इत्यादि की सूचना तो नहीं दर्ज हुई, फिर वापस आ गई। उधर सिर झुकाए बैठे सिमरन व कुणाल समझ नहीं पा रहे थे कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। अब एकाएक सिमरन ने चेहरा उठाया। अब क्या? कुणाल के चेहरे पर भी कुछ हताशा, कुछ दुविधा वाले भाव थे। क्या हमने ठीक किया? क्या सचमुच एक दूसरे को पाकर
जीवन सुंदर, सुगम, सरल व चमकदार हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं? शायद नहीं, कुणाल लाचारी से बोला। इतना आसान नहीं है। बहुत सारे बैरिकेड्स हैं जिन्हें हटाते जिंदगी की चमक फीकी पड़ जाएगी। शायद मनुष्य की फितरत है अप्राप्त फल पाने की। सब कुछ था ना हमारे पास, पर हमारे विचार हमारे साथियों से मेल नहीं खाते थे और हम उनके विचारों के साथ घुटन महसूस करते थे। लेकिन वे हमारे लिए बुरे तो नहीं थे। विचारों की समानता हमें करीब ले आई, पर स्त्री पुरुष के बीच में दोस्ती अक्सर प्रेम का ही रूप क्यों ले बैठती है? क्या ये रिश्ता स्वस्थ नहीं रह सकता था जैसे अनु और प्रतीक का था? वे दोनों भी तो एक ही वैचारिक धरातल पर विचरण करते हैं, तो क्या वे भाग गए एक दूसरे के साथ? कुणाल स्थिति का सही विश्लेषण कर मन की दुविधा को शब्द देता हुआ बोला। मुझे एक आधुनिक विचारधारा वाली पत्नी चाहिए थी। वो मुझे तुम में दिखाई दी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि विवाह को सूली पर टांग दिया जाए। इसके अलावा तो कोई शिकायत नहीं थी मुझे अनु से। मैं भी कोशिश कर सकता था धीरे धीरे उसे अपने विचार समझाने की, पर मैं उससे हमेशा चिढ़ जाता था और दूर भागता रहता था। थोड़ी देर बाद कुणाल फिर से बोला, घर पर तो हम दोनों के गायब होने से हड़कंप मच गया होगा। सभी समझ गए होंगे। अब तक तो अनु को तो पहले ही शक हो रहा था। वापस चलते हैं, अब जो भी होगा देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक रात भी बाहर नहीं रहे हैं अभी। बात संभल जाएगी। माफ़ी मांग लेंगे। गलती की है तो सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। सिमरन धीरज बंधाती हुई बोली। ठीक है फिर चलो। दोनों ने अपना इरादा मजबूत कर अपना अपना बैग उठाया और बाहर निकल गए। उधर पुलिस वाले ये कहकर पलट रहे थे कि आगे की कार्यवाही कल करेंगे। तभी गेट पर एक टैक्सी रुकी। गेट खुला और दोनों अंदर आते दिखाई दिए। सब लोग चिंतित से बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर सब चौंक गए। कहाँ चले गए थे तुम लोग? प्रतीक की माँ बोली। ऑफिस के काम से निकले थे आंटी जी। रास्ते में टैक्सी खराब हो गई, दूसरी मिली ही नहीं, इसीलिए इतनी देर हो गई। कुणाल किसी तरह बात बनाकर बोला। अनु समझ रही थी कि कुणाल झूठ बोल रहा है। पुलिस वाले व समय को देखते हुए अनु ने उस झूठ को सच ही रहने दिया। चलो अनु, घर चलें, टैक्सी खड़ी है बाहर। समय व स्थिति को देखते हुए अनु गेट की तरफ बढ़ गई। सिमरन घर के अंदर चली गई। पुलिस वाले आंखों में शक लिए बाहर निकलते हुए कह गए, कल थाने आकर आवश्यक कार्यवाही पूरी कर दीजिएगा। अनु और कुणाल घर पहुंचे तो अनु ने दोनों बच्चों सहित बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मानो ड्राइंग रूम में बैठा रह गया। दोनों घरों में यह करवा चौथ एक सन्नाटा लेकर आया था, जिसे दूर करने का तरीका किसी को नहीं सूझ रहा था। प्रतीक सिमरन को बहुत चाहता था, इसीलिए उसने सिमरन से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने कभी कुणाल और सिमरन को लेकर ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। उसकी माँ ने कहा, बहू कहीं से फ़ोन तो कर देती, हम सब परेशान थे। सिमरन बिना कुछ कहे अपनी सास के गले से चिपक गई। माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। प्रतीक को भरी निगाहों से देखती हुई सोचने लगी, हे प्रभु, मुझे सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बच्चों को सुलाकर अनु छत को एक टक घूरे जा रही थी कि क्या फ़ायदा इन व्रत उपवासों का। वो पति की लंबी उम्र की कामना में लगी रही और पति अपनी उम्र किसी दूसरी पर कुर्बान करने को तैयार हो गया। अनायास ही उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। गलती हो गई उससे। कहाँ कमी की उसने कुणाल के प्रति, प्यार में या गृहस्थी संभालने में? फिर ये धोखा क्यों? यह सही है कि वो कई तरह के विश्वासों, रीति रिवाजों व व्रत उपवासों में उलझी रहती है और मानव को ये सब कभी पसंद नहीं रहा, पर बाकी तो कमी नहीं की उसने अपना प्यार लुटाने में। पर वैचारिक मतभेद उन्हें एक दूसरे से इतना दूर कर देगा, ऐसा तो उसके ख्यालों में भी नहीं आया। मगर गलती कुछ हुई तो है उससे भी। दिल और भावनाओं के साथ साथ दिमागी व वैचारिक स्तर पर भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तभी जिंदगी सुगम और सरल बन पाती है।
अनु उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। कुणाल बैठा था। उसे देखकर शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। वह किचन में गई, प्लेट में कुछ खाने के लिए डाला और कुणाल की बगल में आकर बैठ गई। कुछ पिघली हुई नज़रों से कुणाल की तरफ देखा। मुझे माफ़ कर दो अनु। कुणाल ने दोनों कान पकड़ लिए। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी, वादा करता हूँ। और यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं व सिमरन भावनात्मक स्तर पर भले ही बहक गए, पर रिश्ता दोस्ती से आगे नहीं गया कभी। सुनकर अनु के चेहरे पर कुछ विराम के से भाव उभरे। उसने बिना कुछ कहे रोटी का टुकड़ा सब्जी में लपेटकर कुणाल के मुंह में ठूंस दिया। कुणाल ने अनु को खींचकर बाहों में भींच लिया। मैं भी पता नहीं किन किन अजीबोगरीब विश्वासों से घिरी रहती हूँ हर वक्त। तुम सही कहते हो, आधा साल तो भूखी रहती हूँ। इतना समय किसी सार्थक काम में लगाऊं तो शायद कुछ अच्छा कर सकूं। अनु भर्राए कंठ से बोली। बस अब कुछ मत कहो। कुणाल ने उसे और भी जोर से भींच लिया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।